दोस्तों आज का ये वीडियो मैं कोट के साथ शुरू करूंगा और ये कोट ऐसा है, अ सेल इज नॉट अ सेल अंटिल यू गेट पेड फॉर दैट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो बिजनेस या वो सेल को सेल नहीं माना जाएगा जब तक उसके पैसे आपको नहीं मिले, क्योंकि कोई भी प्रकार के बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है। अगर उसके पैसे ही आपका नहीं मिले तो फिर उसमें आप लॉस करेंगे, इसीलिए उसको ना सेल माना जाएगा ना ही बिजनेस माना जाएगा। जी हाँ, तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब आप चीजें क्रेडिट में करते हैं। जब भी हम क्रेडिट में बिजनेस करते हैं तभी हमेशा ये खतरा बना रहता है पैसे ना मिलने का, और बहुत बार पैसे मिलते भी नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको तो रेकमेंड करता हूँ आप एडवांस पे बिजनेस करिए और या तो सेव पेमेंट मोड पे करिए। तो बहुत बार क्या होता है कि एडवांस लेना इतना आसान नहीं होता है, जो एडवांस मिल भी नहीं पाता है, बहुत सारे रीजंस उसके लिए हैं। तो जब आप एडवांस नहीं मिल पाता है उस केस में आप सेव पेमेंट मोड पे भी बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेव पेमेंट मोड पे बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल टूल्स है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी बोला जाता है। इस वीडियो में आज हम एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर पूरा विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एलसी को कवर करने के लिए मुझे मिनिमम उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए मुझे 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। एक वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। और आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों वीडियो देखें कि एलसी का पूरा प्रक्रिया आप समझ पाए। फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में कि एलसी का जो कंसेप्ट है, एलसी किस प्रकार काम करता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, और आपको क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी चाहिए जब आप एलसी के ऊपर काम करने जा रहे हो। तो ये सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और जो सेकंड पार्ट वीडियो रहेगा उसमें हम जितने भी एलसी के टाइप्स है उसके ऊपर विस्तार से डिस्कशन करेंगे। Hi, I am Biswanath Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. मेरी जो काफी ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार से मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इजी वे में एलसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। दोस्तों, एलसी के पूरे कॉन्सेप्ट समझने से पहले अभी हम पहले ये समझ लेते हैं एलसी कब लेना चाहिए और क्यों ली जाती है। देखिए, जब भी आप एक कोई भी कंट्री में है, XYZ कोई भी कंट्री में है, आप एक एक्सपोर्टर है और दूसरे कंट्री में इंपोर्टर है, तो इसमें ट्रस्ट फैक्टर आता है। जैसे कि एक्सपोर्टर अगर 100% एडवांस की डिमांड करता है तो इंपोर्टर को इतना भरोसा नहीं आता है, उसके भी पैसे डूब सकते हैं। तो इसी प्रकार जब भी एक्सपोर्टर के भी ये भरोसा नहीं आता है, अगर मैं क्रेडिट में दे देता हूँ तो इंपोर्टर मटेरियल ले लेगा और पैसे भी नहीं दे सकता है, और वो होते भी हैं, प्रैक्टिकल होते भी हैं। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको सेटल करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक टूल्स के हिसाब से यूज होती है। तो तभी लेटर ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, बस एक ओवरव्यू दे देता है। एक बैंक गारंटी की तरह जो इंपोर्टर होता है अपने बैंक में जाता है, उधर एक एलसी ओपन करता है जो कि एक बैंक गारंटी की तरह होती है, कंडीशनल गारंटी होती है। तो वो फिर आपके एक्सपोर्टर के बैंक से आता है और वहां से उसको पैसे मिलते हैं। तो ये पूरा बैंक के थ्रू चैनलाइजिंग होती है, जिस प्रकार दोनों का जो भरोसा है वो होता है। अभी ये किस प्रकार काम करता है अभी हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, एलसी में 4 पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट इज इंपोर्टर जो कि एलसी ओपन करता है, उसके बाद इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक आता है जो इंपोर्टर के कंट्री में इंपोर्टर का बैंक रहता है, उसके बाद एडवाइजिंग बैंक रहता है जो कि एक्सपोर्टर के कंट्री में एक्सपोर्टर का बैंक रहता है, उसके बाद एक्सपोर्टर आता है। ये 4 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और ये किस प्रकार अभी प्रोसेस होता है उसको हम समझते हैं। पहले मैं इसको पूरा इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ। आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, अगर आप एक्सपोर्टर हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, अगर आप इंपोर्टर हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस आप कहाँ पे हो उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो पहले जो इंपोर्टर को अगर कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है और बायर और सेलर दोनों के बीच जो डिसाइड हो गया कि नहीं हमको एलसी पे ही काम करना है, क्योंकि ये दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको कवर करता है, दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए दोनों ने अग्री हो गया कि हमको एलसी पे काम करना है। तो अभी क्या, इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाएगा, अपने बैंक पे एक वो एलसी ओपन करेगा। एलसी ओपन करने के लिए उसको कोलेटरल चाहिए, क्योंकि जितने रुपए की एलसी ओपन होगा उतने रुपए की या तो कोलेटरल मींस फिक्स डिपॉजिट होनी चाहिए या कोई भी प्रकार की अलग डिपॉजिट होनी चाहिए बैंक में, तभी जाके बैंक उसके अगेंस्ट में, वो कोलेटरल के अगेंस्ट में एलसी ओपन करेगा। अभी एलसी ओपन होने के बाद वो एडवाइजिंग बैंक को आएगा और एडवाइजिंग बैंक, ये सारे डिटेल्स आप दोनों में डिसाइड होती है, दिया हुआ रहता है। तो इसलिए फिर जो बैंक है, इनिशिएटिंग बैंक जो ओपनिंग बैंक है, वो आपके एडवाइजिंग बैंक को इन्फॉर्म करेगा, फिर एडवाइजिंग बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा। ये सही चैनल है। अगर इसके अलावा दूसरे अगर आपके बायर्स जो भी है
वो अगर आपको डायरेक्ट मोबाइल पे भेज देता है या ईमेल पे भेज देता है दिस इज द एलसी, वो फ्रॉड होती है। वो भी आगे मैं बात करूंगा किस प्रकार एलसी में भी फ्रॉड होते हैं। तो वो नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू चैनल होता है तभी ठीक रहता है। तो चलिए हम समझते हैं ये किस प्रकार काम करता है। अभी समझ लीजिए इंपोर्टर अपने एलसी ओपन कर दिया, वो एडवाइजिंग बैंक में आ गया, आपके पास एलसी आ गया। अभी मटेरियल आप उसको एक्सपोर्ट कर दिए। समझ लीजिए मटेरियल एक्सपोर्ट होने में कोई भी कंट्री से XYZ कंट्री में और दूसरे कंट्री को करने में समझ लीजिए हम मान लेते हैं 40-40 डेज लगता है। तो अभी आपके जो मटेरियल वहां तक पहुंचने में 40 डेज लग जाएगा। और उस दौरान आप क्या करेंगे, आप अपने जो डॉक्यूमेंट लेके नेगोशिएटिंग बैंक में जाएंगे। ये तीसरी बैंक यहाँ पे सीन पे आ गया। तो ये जो नेगोशिएटिंग बैंक की काम ये होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसका ऑथेंटिसिटी, उसका कंप्लीटनेस, ये सब चेक करना नेगोशिएटिंग बैंक का काम रहता है। और ज्यादातर केस में जो एडवाइजिंग बैंक रहता है वही नेगोशिएटिंग बैंक का भी काम करता है। नेगोशिएटिंग बैंक को नेगोशिएटिंग बैंक भी बोला जाता है और नॉमिनेटेड बैंक भी बोला जाता है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग अलग कंट्री में यूज होते हैं। तो ये जो नेगोशिएटिंग बैंक का जो काम है ज्यादातर एडवाइजिंग बैंक ही कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई केस में ये नेगोशिएटिंग बैंक भी करता है, जो तीसरे प्रकार की दूसरा बैंक होती है। और इसमें फिर जो नेगोशिएटिंग बैंक होता है वो ओपनिंग बैंक को कांटेक्ट करता है और उसको सारे डॉक्यूमेंट दे देता है। और ओपनिंग बैंक जो होता है नेगोशिएटिंग बैंक को सारा पेमेंट करता है और फिर जाके एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाता है। और अगर ये एडवाइजिंग बैंक काम कर रहा हो तो फिर आपको तीसरी बैंक को हटा देना है सीन से, और उसी हिसाब से आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो एडवाइजिंग बैंक है वही सब कुछ ऑथेंटिसिटी चेक कर लेगा। और सब कुछ चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो ओपनिंग बैंक के पास भेजेगा। ओपनिंग बैंक जब उसको ऑथेंटिसिटी चेक कर लेता है उसको टोटल 10 to 15 डेज लग जाते हैं पहुंचने में और चेक करने में। यूजुअली बैंक के पास डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद वो प्रोसेस करते करते 5 वर्किंग डेज में प्रोसेस करता है। तो इसको आप 10 to 15 डेज मान के चलिए। 15 डेज तक आपको एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाता है अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली सेम है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका जो एक्यूरेसी कितना होनी चाहिए, ये तो आगे हम बात करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये हो गया टोटल, आपको पेमेंट हो गया। अभी इसमें एक फोर्थ प्रकार की बैंक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं। अभी ये किस प्रकार इन्वॉल्व होता है वो हम समझते हैं। अभी समझ लीजिए आप जो कंट्री से एक्सपोर्टर के प्रोस्पेक्टिव से हम समझते हैं, आप कोई भी कंट्री से आप जो जहां पे आप सप्लाई करने वाले हैं वो कंट्री का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर चल रहा है, वो कंट्री में वॉर चल रहा है, दूसरे कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, इसमें इंस्टेबिलिटी है। अभी वो कंट्री से आप कोई भी सेलर से आप उसका बैंक से एलसी तो ले लिए, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं है कि भाई वो जो एलसी है उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि वो बैंक को ही वॉर में उड़ा दी जाए या कुछ भी हो जाए वो बैंक के साथ। तो जब बैंक ही नहीं रहेगा आपको पेमेंट कहां से मिलेगा। तो ये जो रिस्क है इसको कवर करने के लिए कंफर्मिंग बैंक जो है सीन पे आता है। ये कोई भी प्रकार की दूसरे बैंक हो सकता है या आपकी जो खुद के एडवाइजिंग बैंक है वो भी हो सकता है। तो आप अपने एडवाइजिंग बैंक के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे सर ये मेरा एलसी है और इसको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं ये कंट्री में ये सिनेरियो है और इसको आप कंफर्म करिए। तो बैंक बोलेगा सही बात है, कंफर्म तो कर लेते हैं, लेकिन क्या बैंक के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो प्रीमियम है वो हायर रहेगा। जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा प्रीमियम रहेगा। बैंक आपको चार्ज कर सकता है 2%, 4% ऑफ एलसी जो अमाउंट है, 5%, 6%, इवन 12% आपकी जो एलसी के जो अमाउंट है उसका चार्ज कर सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वो कंट्री के जो सिनेरियो है वो कितना रिस्की है। तो जब भी आप ये कंफर्मिंग बैंक होता है, तो ये जो कंफर्मिंग बैंक होता है ये ज्यादातर एडवाइजिंग बैंक ही होता है। तो आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप एलसी में डील करना होता है तो आपको ये सारे चीजें भी ध्यान रखनी है। ऐसा ना हो कि आप जो एलसी में जो मार्जिन रख के बिजनेस आपने किए कि आपके सारा बैंक ही उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और आपके पास कुछ बचे ना। तो ये सारे चीजें जो कॉस्ट है आपको ये पूरा का पूरा प्रॉपर्ली नॉलेज होनी चाहिए और जो एग्जैक्ट जो आपकी कॉस्ट लगेगा वो आपको बैंक से कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन जब आपको एक्चुअल डील करना है जो सारे कॉस्ट है बैंक टू बैंक डिफर होती है तो आपको बैंक के साथ नेगोशिएट करनी है। तो ये इस प्रकार टोटल काम करता है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो एलसी ओपन करने से पहले आपको किस किस चीज का ध्यान रखनी है। ये तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको कौन सी चीज का ध्यान रखनी है। देखिए फर्स्ट जो चीज आता है कि आपको कोलेटरल रखनी है, क्योंकि आप एलसी अगर 10 लाख या 15 लाख का जो भी अमाउंट ले लीजिए, अगर आप ओपन करते हैं उतने चीज का आपको बैंक को कोलेटरल देना पड़ेगा। जो ओपनिंग बैंक है, जो इंपोर्टर है, जहां पे ओपन करेगा, तभी जाके बैंक आपके वो कोलेटरल के अगेंस्ट पे आपको एलसी ओपन करेगा। तो ये जो कोलेटरल है वो आपके फिक्स डिपॉजिट या अन्य जो भी बैंक के
बैंक आपको जो बोलेगा उस प्रकार की कोलेटरल आपको देना पड़ेगा। ये चीज का आपका ध्यान रखें। दूसरी है कि जो एलसी आप ओपन करते हैं, जो इंपोर्टर है उसको चार्जेस लगते हैं, तो वो भी जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट रहता है, जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो जिसको आप रीसेल करोगे या जो भी प्रक्रिया के लिए यूज करोगे, तो उसमें वो कॉस्ट ऐड हो जाएगा। उसको आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि एक्सपोर्टर को भी जब ये एलसी रियलाइजेशन होती है उसको भी फी लगता है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसी को ही प्रोडक्ट में ऐड कर देगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा चार्जेस जो है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखनी है कि एलसी के जो चार्जेस है उसको क्रिस्टल क्लियर रखनी है, और उसके बाद कितना लगेंगे पैसे वो भी आपको क्लैरिटी में आना चाहिए, तभी जाके आप वो जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक चीज हो गया। देखिए एलसी जो होती है वो एक कंडीशनल बैंक गारंटी होती है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, टाइम को लेके और डॉक्यूमेंट को लेके। और हमेशा हमें आप ध्यान रखें कि मैं आपको कितना एक्यूरेसी मेंटेन करना आगे तो चल के बात करूंगा, कि जो टाइम है, क्योंकि एलसी का जो ओपनिंग है और एक्सपायरी है वो फिक्स रहता है। तो आपको जो एग्जीक्यूशन करनी है, जो सबमिशन डॉक्यूमेंट की जो सबमिशन करनी है, वो एक्सपायरी पीरियड के अंदर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायरी पीरियड आ जाता है तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एक्सपोर्टर की पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो टाइम का अच्छा खासा ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक्सपायर एलसी हो गया तो अगर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एलसी रियलाइजेशन नहीं होगी। और दूसरे है करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की करेक्टनेस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ऐसे समझ रहे होंगे थोड़ा सा टाइपो एरर चल जाएगा, थोड़ा बहुत जो मिस्टेक है वो चल जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आपकी जो इनवॉइस में है उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है गुड्स के और बाकी जो डिटेल्स है, दैट शुड बी अ कट पेस्ट जॉब। मतलब उसको जैसे कि जैसे जब हम कट करके आपकी जो एलसी में डाला जाएगा एग्जैक्ट होना चाहिए, ना कमा ना फुल स्टॉप, कोई भी चीज की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसमें जो छोटे से छोटे मिस्टेक भी आपको पे करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको 100 वेल्डिंग मशीन्स इंपोर्ट करना है और आपने एलसी में 100 वेल्डिंग मशीन्स लिख के उसका एलसी बना दिया, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन एक्सपोर्टर कहीं इनवॉइस में मिस्टेक कर दिया, उसने 100 वेल्डिंग मशीन देखिए ये जो वर्ड को मैं प्रेस कर रहा हूं, मशीन्स और मशीन, एक एस की डिफरेंस है, एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, एक ग्रामेटिकल छोटा सा मिस्टेक है। लेकिन इसके लिए क्या आप बैंक एडजस्ट कर लेगा? नहीं, बैंक इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसके लिए बैंक आपको कॉस्ट, एक फी चार्ज करेगा। और वो एलसी जब ओपनिंग होता है उसमें लिखा रहता है कि कितने एक कॉस्ट को कितना चार्ज करा जाएगा, $100, $150, इस प्रकार के चार्जेस होते हैं, जो कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको बहुत ही इंपैक्ट करेगा। तो इस प्रकार की करेक्टनेस उसमें जरूरी है। एग्जैक्टली इनवॉइस में जो मेंशन है वो एलसी में होनी चाहिए, बाकी का डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, आप इसमें से समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी किस हद तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखें, इसमें नहीं तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है बहुत बढ़ा सकता है इसको, और आपको दूसरे समस्याओं में भी डाल सकता है। आई होप इस वीडियो में मैं आपको एलसी के जो पूरा कॉन्सेप्ट है ब्रीफली समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगर ऐसा है आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। तो यही मेरा एकमात्र मोटिवेशन है, क्योंकि ना ही मैं इसमें ट्रेनिंग प्रमोट करता हूँ, ना ही इसमें मैं कोई बड़ा यूट्यूबर बनने का ख्वाब देखता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस को कोई भी प्रकार की ज्यादा व्यूज नहीं मिलते, ये मुझे भी पता है। तो प्लीज इतना आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।